हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पर आज की इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हो। देखो, यहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमने ऑलरेडी काफ़ी बार कवर किए हुए हैं। एट द सेम टाइम आप जानते हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो पीएम है उनको द्वारा बोला गया है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है। जैसा आप जानते हो, क्वाड एक दोनों के बीच में एक बहुत ही कॉमन है, जहाँ पर हमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, ये चारों कंट्रीज यहाँ देखने को मिल जाती हैं। एंड एट द सेम टाइम इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है और ओपन इंडो पैसिफिक इनकी नीड भी है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी भी हमने डिस्कस करी हुई हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस। सिमिलरली द हिंदू के भी ज़्यादातर जो मुद्दे हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कभी ना कभी रिसेंट पास्ट के अंदर ही करे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग एक टेस्ट, दैट इज एनसेट आईएएस, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। अब ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ना, आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, आपको यहाँ पर अपना प्रेपरेशन कैसी है वो आपको पता लग पाएगी एंड साथ में ही आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप 19 मार्च को ये पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट करो बिटवीन 9 AM एंड 7 PM के बीच में। एंड इंश्योर करो कि आपका अच्छा स्कोर आए, ताकि एक अपनी प्रिपरेशन को भी असेस कर पाओगे एंड साथ ही साथ आपने स्कॉलरशिप भी आपको अगले साल के कोर्स में अच्छी खासी यहाँ पर मिल सकती है। तो मेक श्योर यहाँ पर जाकर, मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी, एंड साथ ही साथ नीचे जो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी इसका टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर टेस्ट में अच्छे से एनरोल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर होमवर्क दिया था कि आपको बिम्स्टेक के मेंबर्स बताने हैं एंड उनकी मैपिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना बिम्स्टेक की, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये सारे मेंबर्स हैं। पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। दरअसल में होता क्या था ना, पहले इसका नाम था BISTEC। सर ऐसा क्यों नाम था? देखो, पहले इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थी। कौन सी सर? ये थी बांग्लादेश, मतलब बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका एंड टी से थाईलैंड। और ईसी का मीनिंग, ईसी मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो पहले नाम ये था। फिर इसमें क्या हुआ? फिर इसमें एक और कंट्री आ गई, एम से। सर एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है यहाँ पे म्यांमार। तो वहां पर कंट्रीज होगी कितनी? 5 होगी। फिर इसके बाद में 2 और कंट्रीज ऐड हुई। व्हाट वर दोज कंट्रीज? दोज वर नेपाल एंड भूटान। तो हमने ना इसका नाम यही रहने दिया। क्या रहने दिया? नाम है बिम्स्टेक, ठीक है। पर बिम्स्टेक की भी ना अब इसकी एब्रीविएशन चेंज होगी। पहले इसका नाम ये था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बीच में बाद में म्यांमार आ गया। पर जब हमने नेपाल और भूटान को भी ऐड कर दिया ना, हमने इसका नाम नाम एज इन इसकी एब्रीविएशन चेंज कर दी। तो सर अब इसको क्या बोलते हैं? अब इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आई रिपीट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो अब काफी ब्रॉड बेस्ड एजेंडा हो गया है, हर पर्टिकुलर चीज इसमें देखने लग गए हैं। और इनकी मैपिंग देख लो, ठीक है। बी से मैंने बताया था ना बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से क्या था? म्यांमार, एस से था श्रीलंका, टी से क्या था? थाईलैंड एंड अकॉर्डिंगली बाकी नेपाल और भूटान, 2 जो कंट्रीज बाद में ऐड हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और इस तरह से नाम क्यों रखा बे ऑफ बंगाल का? क्योंकि आप देखो उसी के आसपास की कंट्रीज हैं सारी, डेफिनेटली। तो ये हो गई कंट्रीज जो बिम्स्टेक के अंदर आती हैं। आई होप आपने साथ में याद भी कर लिया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर ऑर्गेनाइजेशन? देखो, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तरफ आपको देखने को मिलते हैं साउथ एशिया की कंट्रीज, प्लस साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया, राइट। एक यहाँ पर ना पाकिस्तान कंट्री है, आप जानते हो, ठीक है। एक्चुअल में है क्या ना कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो सार्क की मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पर सार्क ना अच्छे से काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि आप जानते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है। तो इस वजह से सार्क अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो उसको ना काफी बार हम उसका एक तरह से ऑल्टरनेटिव भी बोलते हैं लोग। प्लस एट द सेम टाइम साउथ एशिया और साउथ एशियन के बीच में कंट्रीज के बीच में एक अच्छा कनेक्शन मिल जाता है थ्रू दिस बिम्स्टेक। ध्यान रखना, बिम्स्टेक का फॉर्मेशन हुआ था 1997 के अंदर थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इसके हेडक्वार्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ढाका, बांग्लादेश के अंदर।
बाकी साथ ही साथ हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया, ये सभी पॉलिसीज़ के लिए हमारे लिए बिम्स्टेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब ध्यान रखना इसके काम बहुत सारे हैं। पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, पर आज के टाइम पर एग्रीकल्चर हो गया, पॉवर्टी कैसे कम करनी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे इंप्रूव करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, तो इस तरह के अलग-अलग प्रायोरिटी एरियाज़ इसमें यहाँ पे बन गए हैं। तो ये हो गया ओवरऑल बिम्स्टेक, इसकी मैपिंग भी हमने समझ ली एंड साथ-साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी कंट्रीज़ है, वो भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब सर कल के लिए होमवर्क क्या है? कल के लिए होमवर्क है आपको डियागो गार्सिया। ये आप मुझे बताओगे कौन से ओशियन में है ये? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या कौन-सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन? कहाँ पर ये पर्टिकुलर आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं? अगर आप ऐसा बोलना चाहो डियागो गार्सिया, तो इसको काफ़ी डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा न्यूज़ में रहते हैं, तो अच्छे से मैपिंग इसकी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ठीक है, नाम से समझो, हर पेमेंट डिजिटल मिशन है हमारा ये। अब ये जो मिशन है इसको किसने लॉन्च किया है? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस क्या है? देखो दरअसल में है क्या, हमारा एक डिजिटल पेमेंट एक तरह से वीक चल रहा है। एक तरह से अवेयरनेस वीक चल रहा है, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। उसी वीक के अंतर्गत ना हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हर पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ा अवेयर करें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच अदर्स आल्सो। खुद भी आप डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करो और बाकी लोगों को सिखाओ भी। ऐसा आरबीआई की तरफ से इस अवेयरनेस वीक का यहाँ पे ये मुद्दा है, ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अब इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा, हम क्या कोशिश करेंगे कि ना जो नॉन यूज़र्स हैं, जो डिजिटल पेमेंट को यूज़ नहीं करते, उनको यूज़ करवाना स्टार्ट करवाएँगे। ठीक है? 2025 तक का हमारा ये विज़न है। साथ में ही हम बताएँगे कैसे डिजिटल पेमेंट की कितनी सहूलियत होती है, कैसे हम आसानी से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखो आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझो, पहले ना जैसे एटीएम मशीन्स जब नई-नई आई थी, तो लोगों को ना बड़ा डर लगता था कि यार पता नहीं पैसे निकलेंगे एटीएम से, नहीं निकलेंगे, पैसे तो नहीं कट जाएँगे या फिर हो गया कि कुछ हो सकता है कि फटे नोट आ जाएँ। ऐसे बड़े डर होते थे। पर आजकल के टाइम देखो कि लोग कितना ज़्यादा अब एटीएम के साथ आराम से सिंक हो गए हैं। सिमिलरली काफ़ी डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग भी काफ़ी लोगों को ऐसे डर रहता है कि यार पता नहीं कौन निकाल ले पैसे, ठीक है ना? मतलब कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, समथिंग और दैट अदर। तो यहाँ पर ना हमारी कोशिश है कि लोगों के अंदर एक तो अवेयरनेस लेके आएँ इस चीज़ के रिगार्डिंग एंड कहीं न कहीं उनको डिजिटली हम लिटरेट करें। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाएँगी। इसके साथ ही 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम भी हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। इसके साथ में ही जो पीएसओ होते हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, वो 75 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और उनको डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस लेके बनाएँगे उनको। तो विलेजेस के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी वो डिजिटल पेमेंट इनेबल हों। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये पीएसओस क्या होते हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर? देखो, कोई भी ये लीगल एंटिटी हो सकती है जो कि पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे जानते हो, अमेज़न पे, पेटीएम, इसके अलावा भी जो बहुत सारे इस तरह के और भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होंगे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो विलेजेस को अडॉप्ट करें एंड उनको डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस बनाएँ। तो डेफ़िनिटली हमारी सिटीज़ के साथ-साथ अब विलेजेस भी डिजिटली इनेबल बन पाएँगे अंडर दिस हर पेमेंट डिजिटल मिशन। अब आरबीआई की अगर बात हो ही रही है, तो एक यूपीएससी 2021 का आप मुझे क्वेश्चन में आंसर बताओ, ठीक है? ये पिछले साल पूछा गया था 2021 में, तो इसका क्या सही आंसर होना चाहिए, इसको मुझे बताना, फिर कल हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कल वाले लेक्चर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कल मतलब 8th को जो था, विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गनाइजेशन और कंपनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? देखो, यहाँ पर दरअसल में बात हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। देखो जैसे सरकार का बजट होता है ना, तो बजट में भी ऐसे एक होता है पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है? उसको बोलते हैं हम रिसिप्ट, और पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब जब इनमें भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो क्या है? एक हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर तो समझ आ गया ना, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहे हैं। और ये जो आगे लग गया रेवेन्यू और कैपिटल, इनका मीनिंग क्या होता है? देखो जब मैं बात करता हूँ कैपिटल की, ये बात करता है उन चीज़ों की जिसका इम्पैक्ट एसेट्स या लायबिलिटीज़ के ऊपर हमें देखने को मिलता है। सर जैसे एग्ज़ाम्पल बताओ, मान लो अब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ना बड़े-बड़े खर्चे होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ना कोई एसेट क्रिएट कर दिया, मान लो आपने जैसे सड़क बना दी।
अब सड़क बनाई है ना, तो सड़क का इम्पैक्ट या सड़क एक एसेट है मतलब सरकार के लिए, लंबे टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाएगा एंड कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। व्हेयरएज़ जब मैं बात करता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की या रेवेन्यू इन जनरल वर्ड की, तो यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। ये शॉर्ट टर्म होता है जनरली। जैसे सरकार अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी वगैरह देती है ना, बिल्कुल। अब ये जो इसके एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना हो गया, क्या इससे कोई एसेट और लायबिलिटी में इम्पैक्ट आ रहा है? आंसर इज़ नो। ये ऊपर से इसका इम्पैक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। आपने सैलरी दी, बात खत्म, बदले में थोड़ी कुछ आपको हो रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिनका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड वो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम कैपिटल। व्हेयरएज़ जो रेवेन्यू वर्ड होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है एंड इसका एसेट लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल बताया ना कि सड़क बनाना हो गया, इस तरह कुछ भी एसेट क्रिएट करना हो गया, तो वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हेयरएज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना, पेंशन देना, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल रिसिप्ट क्या है? देखो रिसिप्ट मतलब पैसा आना। अब वर्ड जोड़ दो रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे सरकार को कुछ टैक्सेस के माध्यम से पैसा मिलता है ना, बिल्कुल मिलता है और ये शॉर्ट टर्म है एंड साथ ही साथ कोई एसेट लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सरकार की कोई कंपनी थी, सरकार ने इसमें से अपना स्टेक बेच दिया। तो स्टेक बेचने से क्या हुआ? पैसा आया। ठीक है? पैसा कमाएगी ना, जैसे सरकार ने एलआईसी में से अपना शेयर बेचा, तो सरकार को पैसा मिला, तो रिसिप्ट तो है। और साथ ही साथ एक कैपिटल रिसिप्ट है, क्यों? क्योंकि ये देखो ये सरकार का इतना हिस्सा था, एज़ इन सरकार का ये एक एसेट था, उस एसेट को हमने थोड़ा कम किया है, तो एसेट लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। तो ये फ़र्क होता है सभी चीज़ों के अंदर, मतलब रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना, साथ में कैपिटल का मतलब होता है कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म है एंड साथ-साथ एसेट लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। रेवेन्यू जिसके अंदर आगे डाल दोगे वर्ड को, इसका मीनिंग है कि उसका इफ़ेक्ट होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है और वो एसेट लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है इसके बाद। पहला कह रहा है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने से आप खुद बताओ, क्या एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है? आंसर इज़ येस, बिल्कुल आ रहा है। टेक्नोलॉजी का एक तरह का एसेट बन जाएगा ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। दूसरा कह रहा है डेट फाइनेंसिंग इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज़ कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ऐसा होगा क्या? देखो आप खुद सोचो, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ने कुछ पैसा बोरो किया या किसी ने भी पैसा बोरो किया मान लो, तो कंपनी ने अगर पैसा बोरो किया तो बाद में उसको एक फ्यूचर डेट के ऊपर इसको रिटर्न करना पड़ेगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? डेट फाइनेंसिंग। ठीक है? कि कंपनी पैसा बोरो कर रही है ताकि एक फ्यूचर डेट पे उस पैसे को वापस कर पाए विद इंटरेस्ट, इसी को डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो अगर हम मान लो लोन को रीपे करते हैं, कि वापस उसको पे कर दिया। ये बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है भैया, खुद सोचो ना। पैसा एक तरह की हमारी लायबिलिटी थी, जो लोन लिया हुआ था हमारी एक लायबिलिटी थी। हमें पता था उस पैसे को वापस करना है, तो बिल्कुल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है? इसके साथ ही जब मान लो हम इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, एक तरह से हम अपने शेयर्स को सेल करते हैं मान लो और उसके बेसिस पे कैपिटल को रेज़ करते हैं। दरअसल में ना ये भी कैपिटल के अंदर ही आएगा, ये रेवेन्यू वाले के अंदर नहीं आएगा, ये भी कैपिटल वाले के अंदर ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा, बस ये नॉन डेट वाला हो जाएगा, समझ रहे हो? एक होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर बस फ़र्क ये है दोनों के दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी या फिर मतलब एज़ इन है दोनों के दोनों कैपिटल साइड में ही आते हैं, वो रेवेन्यू साइड में नहीं आएगा। ठीक है? तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये रेवेन्यू वाले वर्ड की वजह से गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आई होप आपको यहाँ पे रेवेन्यू, कैपिटल और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट ये सारी चीज़ें भी अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए कि वाइस प्रेज़िडेंट जी ने अपने स्टाफ को अपॉइंट किया है ऑन हाउस कमिटीज़। तो थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखो जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेज़िडेंट है ना, वो आता है अंडर आर्टिकल 63। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, आर्टिकल 63 और 73, वो डील करते हैं कि वाइस प्रेज़िडेंट साहब की क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे इनका रिमूवल होगा और ये प्रेज़िडेंट साहब के बाद दूसरा हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हमारी कंट्री के अंदर। अब आप सभी जानते हो कि इनको सिलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, पर ये अपने ऑफिस में बने रह सकते हैं जब तक इनका नया सक्सेसर नहीं मिल जाता। अब इनकी ना थोड़ी क्वालिफ़िकेशन समझ लो। एक तो ऑब्वियसली सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए,
साथ में इनकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। इसके साथ में ही ये राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, मतलब जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो इनकी होनी चाहिए। एंड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए। इनका थोड़ा ना इलेक्टोरल कॉलेज समझ लेते हैं कि कौन के वोटिंग कौन करता है। देखो, इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा सिंपल सा है। राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स वो यहाँ पर वोट करते हैं। पर क्या सर सारे लोग वोट करते हैं? द आंसर इज यस। देखो, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 तक हो सकते हैं, तो वो भी वोट करेंगे। साथ में ही जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो भी वोट करेंगे, एंड लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे सर लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करेंगे क्या? देखो, लोकसभा के अब नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे ही नहीं है। पहले 2 मेंबर्स हुआ करते थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो सकते थे। ठीक है, अब ये प्रावधान हमने हटा दिया है। तो इस वजह से नॉमिनेटेड मेंबर्स वाला चीज मैंने इसलिए नहीं लिखी। तो आप बस सिंपल सोचो कि लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर्स यहाँ पर वोटिंग करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी को सिलेक्ट करने के लिए। अगर मान लो इनको रिजाइन करना हो तो सिंपल सा है, प्रेसिडेंट साहब को ये लिख के देंगे कि मुझे रिजाइन करना है, एंड अकॉर्डिंगली इसका रेजिग्नेशन हो जाएगा। एक बात आती है इनके रिमूवल की कि भैया इनको रिमूव कैसे किया जाता है। देखो, आप इसको समझना कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करना है ना, तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगा राज्यसभा से। अच्छा, ध्यान रखना लोकसभा में इनका रेजोल्यूशन नहीं स्टार्ट हो सकता। स्टार्ट जो होगा ना रिमूवल का प्रोसेस, वो हमेशा राज्यसभा के अंदर से ही होगा। और वहां पर हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी। सर इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मीनिंग है राज्यसभा के अंदर? देखो, मान लो कि जैसे राज्यसभा के अंदर मान लो 250 लोग हैं, ठीक है, पर 250 में से हो सकता है कुछ वैकेंसीज वगैरह भी तो होंगी। तो ये वैकेंसीज वगैरह को हम हटाएंगे, तो 250 में से 45 माइनस करो, जो भी नंबर आया, तो मान लो 200 आया। तो ये होती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजोरिटी देखनी है, मतलब 200 है तो +1, मतलब ऐसे 200 का मेजोरिटी हो जाएगा 100 +1 101। ठीक है, ये हमें नंबर चाहिए होगा, इसका मीनिंग होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। पर सर राज्यसभा के अंदर चलो हो गया, तो क्या हो जाएगा इनका रिमूवल हो जाएगा? आंसर इज नो। फिर उसके बाद में हमें लोकसभा के अंदर भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है कि पहले प्रोसेस हो गया राज्यसभा के अंदर स्टार्ट, वहां पर चाहिए हमें इफेक्टिव मेजोरिटी प्लस एग्री टू बाय लोकसभा। ये होता है ओवरऑल रिमूवल का प्रोसेस। साथ में अगर आप नोटिस करो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब क्या होते हैं हमारे राज्यसभा के, जानते हो आप, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। और कोई उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते। इसके साथ में ही अगर मान लो कभी कुछ प्रेसिडेंट साहब की जगह पे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा वो उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते जब जब ये प्रेसिडेंट साहब का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उस टाइम इनकी जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं वो राज्यसभा के लिए वो इंटाइटल्ड नहीं होते। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट जी के बारे में। इसके साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, उनके लिए कौन कौन वोटिंग करती है? अच्छे से मुझे इस बात को बताना कि कौन लोग यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज H3N2। अब देखो ये एक सेकेंड, H3N2 क्या है? देखो यहाँ पर ना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला है कि आजकल ना बहुत लोगों को खांसी होती रहती है, आप नोटिस करते होंगे, ठीक है ना। मेट्रो में भी मैंने कई बार नोटिस किया है कि लोग खांसते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि ये इसके पीछे शायद ना कारण हो सकता है इन्फ्लुएंजा ए H3N2। दरअसल में है क्या ना, इसका नाम है हांगकांग फ्लू। ठीक है, हर किसी को खांसी वगैरह हो रही है तो उसके पीछे का ये कारण माना जा रहा है। ये है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस और रेस्पिरेटरी है ये। ध्यान रखना कि इससे ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है, और इसको पहली बार 1968 के अंदर ह्यूमंस के अंदर डिस्कवर किया गया था। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा टॉपिक है H3N2 तो, बट थोड़ा आइडिया फिर भी होना चाहिए। ये एपिडेमिकल नहीं है नेचर के अंदर, जितना डेडली H1N1 वायरस जो आप जानते हो स्वाइन फ्लू होता है। साथ में ही इसमें जो कहीं ना कहीं इसको एसोसिएशन है वो पिग्स के साथ देखा गया है एट एग्रीकल्चर फेयर्स। ये काफी कंटेजियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता रहता है थ्रू ड्रॉपलेट्स। इसी वजह से ना इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पे खांसी वगैरह हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसके सिम्टम्स देख लीजिए, जैसे खांसी हो गया, फीवर हो गया, थोड़ा ठंड लगना हो गया, वॉमिटिंग वगैरह, ये सारे यहाँ पे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट देखो, ये छोड़ो, ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ठीक है, कि क्या रीजन है उसके पीछे का, एंड अकॉर्डिंगली उसके बेस पे एडवाइस लेते हुए आपको अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नलामला फॉरेस्ट। अब आप सभी जानते हो कि यहाँ पर ना थोड़ा काफी अच्छी जगह है, पर थोड़ा न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली है।
एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस तक टच कर गया है, तो काफ़ी फॉरेस्ट फायर हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अब आप जानते हो ना, जैसे हमारे सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट्स अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट है, ठीक है? ला बहुत ही लंबा स्ट्रेच है अनडिस्टर्ब्ड। उसी तरह से जो ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी ये भी काफ़ी लंबे अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट है, ठीक है? एंड एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स के बाद ना दूसरे नंबर पे आते हैं कि इतने लंबे स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब ये सिर्फ कौन-सी स्टेट के अंदर है? ये आ जाते हैं हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। ये मैं अगर आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँ ना, देखो ये देखो, यहाँ पर ना नल्लामला हिल रेंज है, ठीक है? जो कि किसका पार्ट है? ये यहाँ पे देखो, यहाँ से ना हमारी जाती हैं क्या? ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? ईस्टर्न घाट्स का ही ये पार्ट्स है, ये हिल, और वहीं पर हमें ये देखने को मिल जाती है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी थोड़ा इसका इसका देखने को मिलता है। तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आप नोटिस करो, ये कृष्णा रिवर के साउथ में है। देखो आप नोटिस करो ना, कृष्णा रिवर ऊपर है, ठीक है? ये रही कृष्णा रिवर, उसके साउथ में हमें देखने को मिलेगा ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट रेंज। काफ़ी अच्छी खासी टाइगर पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि जो पार्ट है बेसिकली फॉरेस्ट है, वो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व का पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कैसी वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस हो गया, एंड साथ में ही वार्म टू हॉट क्लाइमेट हमें थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हो सदर्न इंडिया में इस तरह का क्लाइमेट ही हमें जनरली देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द जो बारिश होती है यहाँ पर वो साउथ वेस्ट मानसून से हमें देखने को मिलती है। नियरली 700 स्पीशीज ऑफ एनिमल हैं, जैसे टाइगर, लिपर्ड्स हो गया, ब्लैक बक हो गया, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दरअसल में ना एक वेपन सिस्टम है, अभ्र वेपन सिस्टम, उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं क्या? मीडियम रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक तरह से, और ये क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हुई है। सर मीडियम रेंज यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे? तो नियरली 70 किलोमीटर रेंज है, और काम क्या है इसका? देखो, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो अगर मान लो कोई भी एनिमल थ्रेट होगा, एरियल थ्रेट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एरियल थ्रेट हो सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको खत्म करने के अंदर अप टू रेंज ऑफ 70 किलोमीटर ये बिल्कुल यहाँ पे कैपेबल है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है, ये काफ़ी क्विकली रिएक्ट करती है, क्विक रिएक्शन है, एंड ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो सुपरसोनिक का मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे ना एक होता है हमारे पास मैक नंबर का क्या मीनिंग होता है? ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइड बाय साउंड ऑफ स्पीड। स्पीड ऑफ साउंड कहीं न कहीं 340 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो देखो, जितनी साउंड स्पीड से कितनी तेज़ वो मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं सोनिक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो उसकी स्पीड साउंड ऑफ स्पीड से कम है, 340 मीटर पर सेकंड से कम है, तो उसको बोलेंगे क्या? वो सबसोनिक है। ट्रांससोनिक होता है अगर उसका नंबर होता है मैक 1, बेसिकली साउंड की स्पीड के इक्विवेलेंट। उससे साउंड की स्पीड से थोड़ा ज़्यादा होना सुपरसोनिक, और अगर उससे साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा से भी तेज़ में ट्रैवल कर रही है, तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना अभ्र वेपन सिस्टम की, वहाँ पर जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो दरअसल में क्या है? वो सुपरसोनिक है। ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है, डीआरडीओ, ठीक है, एंड इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का, और इसको प्रोड्यूस किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के वहां पर प्रोड्यूस किया गया है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट को ना अलग अलग तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो एयर रिगार्डिंग चीजें हैं ना, कि एरियल थ्रेट्स को हमें न्यूट्रलाइज करना है, एनिमी के थ्रेट को, तो वहां पर तीनों के द्वारा इसको यूज यहाँ पे किया जा सकता है। राइट? तो ये थे कुछ आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। कुछ और क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं आपको, आप उनका भी आंसर करना, और साथ में ये पांचों क्वेश्चंस जो हैं, इनका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो पांचों क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर नोटिस करो, RTIS, क्या इसको इंडियन रेलवे और इसरो ने डेवलप किया है? देखो सर, RTIS क्या था? ये था रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिल्कुल यहाँ पर इसको डेवलप इंडियन रेलवे और इसरो ने किया, ये बात बिल्कुल ट्रू है। सेकंड, यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड अथॉराइजेशन वीजा, क्या ये एक तरह का वीजा है ताकि आप शेंजन एरिया को विजिट कर पाओ? देखो, एक्चुअली में ना स्टेटमेंट फॉल्स है। ये मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि ये वीजा नहीं है, समझने की कोशिश करना। ये क्या है? एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है, जो बस देखेगा कि हाँ, आपने जो ट्रैवलर्स है ना जिनको स्क्रीन करना है, तो वीज़ा नहीं है ये, वीज़ा एग्जेम्प्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जिनको वीज़ा नहीं चाहिए, वहाँ पर बस उनको एक तरह का फॉर्म कह रहे हो, एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है जो बस स्क्रीन करेगा। तो इस वजह से ये वीज़ा नहीं है, इस वजह से स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तीसरा, युवा उत्सव, क्या ये नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा ही है? द आंसर इज ट्रू। क्यों ट्रू है सर? इसका मीनिंग हम भूल गए थे युवा उत्सव का। देखो,
यहाँ पर फोकस था कि हमारा जो यूथ है ना, उनके अंदर हम कैसे देशभक्ति की भावना हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो अलग-अलग वैल्यूज़ थी, वो कैसे यूथ के अंदर हम इन्वॉल्व कर पाएँ एट वेरियस लेवल्स, ये यहाँ पर फोकस था इसका युवा उत्सव का। एंड इट वाज़ ऑर्गनाइज्ड बाय नेहरू युवा केंद्र संगठन। स्वामी फंड, ठीक है? स्वामी की फुल फॉर्म, स्वामी स्टैंड्स फॉर स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। अब याद आया स्वामी, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। अब यहाँ पर क्या फोकस था, ये फोकस था कि कैसे जो हमारे घर कहीं ना कहीं मतलब जो रियल एस्टेट वाले हो गए, ठीक है ना, जो रेरा के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये सारी चीजें थी किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड, बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ना कि बाय आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस वजह से फॉल्स हो जाएगी। पांचवा स्टेटमेंट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्या यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रपोज्ड है? नहीं सर, ये प्रपोज्ड है इंडिया के द्वारा। यहाँ पर फोकस था कि जैसे मान लो ना, जो 7 मेजर बिग कैट्स हैं, कौन-कौन सी? टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, जगुआर हो गया, पूमा हो गया, चीता। ये जो 7 मेजर बिग कैट्स है ना, इनके कंजर्वेशन के लिए हम एक तरह की मेगा ग्लोबल अलायंस की बात कर रहे हैं, तो प्रपोज्ड ये इंडिया के द्वारा है, ना कि यूरोपियन यूनियन की वजह से। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो ये हो गए पिछले लेक्चर के क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने थे, इन पांचों क्वेश्चंस का, प्लस साथ साथ जो बाकी क्वेश्चंस दिए हैं, उन सभी का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पर जाके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।